सो आज हम बात करेंगे बच्चे जो साइकियाट्रिक ओपीडी में आते हैं द डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्पटम्स के साथ जैसे कि डिप्रेसिव सिम्पटम के साथ या एंजाइटी सिम्पटम के साथ या फिर डिसोसिएटिव सिम्पटम के साथ या फिर एक्टिंग आउट बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा बच्चों का होता है और इन सब का रीज़न क्या होता है? जब थोड़ा हम हिस्ट्री में जाते हैं और घर का एनवायरनमेंट को देखते हैं, तो बहुत टाइम पर हमें ये ये देखने को मिलता है कि पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स चल रहा होता है। और या फिर वायलेंस चल रहा होता है। जैसे कि वो फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है या फिर इमोशनल वायलेंस या फिर कई केसेज़ में सेक्सुअल वायलेंस भी देखने को मिलता है। अब जब घर पे एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट चल रहा होता है, तो बच्चों के जो रिएक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। कई अलग-अलग रिसर्च में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस की जिसमें बच्चे रिएक्ट करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में पेरेंट्स जब आर्ग्यू कर रहे होते हैं, वो चल रहा होता है। अब मान लीजिए कि पेरेंट्स आर्ग्यू कर रहे हैं घर के अंदर। किसी भी टाइप का वायलेंस हो सकता है फिजिकली या इमोशनली या सेक्सुअली। तो पहले केस हम देखते हैं जिसमें बच्चा थोड़ा एक्ट आउट कर सकता है। एक्टिंग आउट में क्या आ सकता है? जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करना स्टार्ट कर दे, बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दे और या फिर बच्चा बार-बार बेहोश होना स्टार्ट हो जाए या बच्चा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्पटम्स दिखाना स्टार्ट कर दे। जैसे कि बच्चा बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है या बच्चा ऐसा बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है। और जब डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के भी आप लेके जाते हैं बच्चे को, सारे टेस्ट नेगेटिव ही होते हैं। तो इस टाइम पे बच्चा ऐसा क्यों कर रहा होता है? तो बच्चे का अनकॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे पेरेंट्स के जो आर्गुमेंट है उसको रोकना चाहता है। अब एक वो बच्चा है उसमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती और उसे ये भी नहीं पता कि मैं इन दोनों के आर्गुमेंट को कैसे रोकूँ। तो इस तरह के सिम्पटम्स जो एक्टिंग आउट में है वो देखने को मिलते हैं, ताकि वो दोनों की फाइट को रोक सके। दूसरे केस में हमें ये देखने को मिल सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा विथड्रॉ कर ले, यानी कि देखो बच्चा अपने रूम में चला जाए, ये बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाए, कुछ बोले ही नहीं। एंड उस टाइम में पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि ये हमारी फाइट से थोड़ा दूर चला गया है और इसको इस लड़ाई से ऐसा कोई मतलब नहीं है। बट ये देखने को मिलता है कि बच्चा हर वक़्त उस लड़ाई के बारे में सोचता रहता है, बट वो इतना ज़्यादा फ़ियरफुल हो जाता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता और अपने रूम में ही रहना स्टार्ट करना लग जाता है। तीसरे केसेज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट केस जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्टिंग आउट कर रहा है, सेकंड में विथड्रॉ कर रहा है और तीसरे में वो अपने पेरेंट्स का ही पेरेंट बन जाता है। यानी कि उन दोनों की लड़ाई को वो सोल्व करने लग जाता है। उन दोनों का जो इमोशनल बर्डन है, वो अपने ऊपर ले लेता है। जैसे कि रोकने की कोशिश करेगा कि पापा आपने ऐसा क्यों किया? या मम्मी को समझाने की कोशिश करेगा कि मम्मी आप ऐसा करो, आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो उसमें बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरबर्डन हो जाता है पेरेंट्स के लिए। अपने ही पेरेंट का वो पेरेंट बन जाता है और उसकी जो इमोशनल चीज़ें हैं, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पर अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और इस जो केस में पेरेंट्स या घर के लोग भी समझते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार है, इस टाइप की बातें कर रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि वो समझदार है, उसका इमोशनली खुद का सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। अब तीनों ही सिचुएशन में बच्चे के जो सिम्पटम्स है, वो आना स्टार्ट हो सकते हैं। डिप्रेसिव सिम्पटम हो सकते हैं, एंग्जायटी सिम्पटम्स हो सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्पटम हो सकते हैं। और बच्चे को जब इन सब सिम्पटम्स के लिए किसी थेरेपिस्ट के पास या डॉक्टर के पास यानी साइकियाट्रिस्ट के पास लिया जाता है, तो अगर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है सिम्पटम्स के ऊपर, रेदर देन कि इसके रूट कॉज़ क्या है। अगर उसके ऊपर फ़ोकस ना किया जाए, तो बच्चे का ट्रीटमेंट जो हम करना चाहते हैं, है ना? जबकि रूट कॉज़ कहीं तो और है, जो दिक्कत है वो कहीं तो और है, वो ट्रीटमेंट कहीं और हो रहा है। तो बच्चे का ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली 9 साल के या 10 साल के या 11-12 साल के, जो किसी भी टाइप के साइकियाट्रिक सिम्पटम उनके अंदर आते हैं, तो हमें बच्चे पे फ़ोकस करने की बजाय एक एनवायरनमेंट वहाँ पे क्या चल रहा है, उस पे फ़ोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट को ठीक कर पाएँ, तो बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चे जो हैं, वो थेरेपी में नहीं होने चाहिए या फिर उनके ऊपर साइकियाट्रिक मेडिकेशन है अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरी इलनेस है, उनको साइकियाट्रिक मेडिकेशन के ऊपर भी बहुत कम या फिर लो डोज़ पे जाना चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। बट मेनली फ़ोकस जो अगर हम एनवायरनमेंट को ठीक कर पाएँ, तो बच्चा को ठीक होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं।